चुनाव के बाकी हैं 4 चरण और चर्चा में है तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण। पहले मजहबी मैनिफेस्टो का आरोप, फिर मुस्लिम आरक्षण पर रण और अब मुस्लिम आबादी का मुद्दा। मजहब के इर्द गिर्द घूमती चुनावी राजनीति पर पेश है श्वेत पत्र। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। यकीनन हमसे छोटे छोटे जाति के लोगों को रिजर्वेशन मिला, हम लोगों को अभी तक नहीं मिला। इसका मुसलमानों को बड़ा दुख है। धर्म के आधार पर आरक्षण देने के दुस्साहस कांग्रेस पार्टी के या उनके सहयोगी दल के ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने पाएंगे। हिंदू बहनों गलों से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमान दिया, कौन है गयूर मुसलमान इसी हरकत करेगा? इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, नफरत फैलाने की बात ये लोग करते हैं। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। क्या देश में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है? हम लगभग 88% आबादी हमारी थी, 90%। आज घट करके हम 70% पर आ गए। मुसलमान 8% थे, आज बढ़कर के सरकारी आंकड़े 14-15 कहता है, मैं तो कहता हूं 20 हो गए। आपको 2021 में सेंसस करा देना चाहिए था, लेकिन वो आपने न करके प्रधानमंत्री का जो फोरम है उसको आप कर रहे हैं, फिर संविधान से छेड़छाड़। क्या जरूरतमंदों का आरक्षण काटा और मुसलमानों में बांटा गया है? धार्मिक आधार पर हिंदुस्तान में आरक्षण नहीं हो सकता है और ये आरक्षण हमें धार्मिक आधार पर नहीं होने देना चाहिए। लालू जी के स्वर तो फूट ही पड़े हैं कि सभी मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए। अगर ओबीसी का आरक्षण आप उनको दे देंगे तो फिर हमारा ओबीसी कहां जाएगा? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं चाहते कि पिछड़े, दलित, आदिवासी हक सम्मान पाएं, इसीलिए वो संविधान से छेड़खानी की तैयारी है। क्या अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए बहुसंख्यक हित को ताक पर रखा गया है? साथियों, इस बार का चुनाव संतुष्टीकरण और तुष्टीकरण के बीच हो रहा है। मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। लेकिन मुसलमान चुनावों में मुद्दा होते हैं, नई बात नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि देश के सबसे बड़े चुनाव में मुख्य मुद्दा ही मुसलमान बन गए। 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। 15 सेकंड हमको दो, छोटे बड़े को गायब कर देते। अरे मोहतरमा, छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? अरे एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसी बाप को नहीं सुनता उन्हें सिवाय मेरे। समझा समझा के मियां ठहरो, जरा ठहरो, 2 दिन है, छोड़ दूं? जाके बैठ जाता हूं मैं, मुमताज खां बैठते, हम भी आम खाते हुए। 15 सेकंड में गायब करते कहते, बोलो कहां पे आना, 15 सेकंड आता हूं मैं, चलो। 3 चरण की वोटिंग के बाद अगर मुस्लिम आरक्षण पर सियासी रण महाभीषण हो जाए तो सवाल उठते हैं। आबादी के ताजा आंकड़ों के मायने क्या है? क्या धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है? क्या मुसलमानों को पिछड़ों का कोटा कम करके आरक्षण दिया गया है? क्या ये मुद्दे चुनावों में वोटरों के मन पर असर छोड़ रहे हैं? राजनीति तो ये है कि आरक्षण की राजनीति तो सदियों से चली है इस देश में। तो कोई भी दल आता है, सत्ता आती है, उनका सबसे बड़ा बहाना होता है आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण। हाँ जी, और आरक्षण के बेस पे ही सारे दल बने, तो उन दलों ने आरक्षण की आड़ लेकर अपनी राजनीति की, और इसके अलावा तो कोई दूसरा जस्टिफिकेशन तो मुझे नहीं दिखता। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि बीजेपी संविधान को खत्म कर देगी, लेकिन कभी कभी ये चुनावी मुद्दे होते हैं कि उनको जो सही लगता है वो बोल देते हैं,
क्या आपको लगता है आरक्षण बीजेपी खत्म कर सकती है, जो विपक्ष कह रहा है? नहीं, अगर आरक्षण खत्म करती तो बीजेपी आरक्षण बढ़ाती क्यों? फिर 10% जो जनरल को दिया है फिर तो वो खत्म कर देती सबका। ऑलरेडी उन्होंने मतलब आरक्षण को सपोर्ट किया है कहीं ना कहीं। जिस तरह मुस्लिम आरक्षण पर इन दिनों बहस छिड़ी है, उससे एक सवाल ये भी उठता है कि क्या देश की मुस्लिम राजनीति अब धर्म से हटकर आरक्षण पर आ रही है? 2011 की जनगणना में मुसलमानों की आबादी देश में 17 करोड़ 22 लाख थी। सरकारी आंकड़े 2023 तक ये संख्या 19 करोड़ 75 लाख का अनुमान लगाते हैं। देश की 92% सीटों पर मुसलमानों की संख्या 20% से अधिक है। तो क्या सीटों का गणित और चुनावी समीकरणों को देखते हुए सियासत ने ये मोड़ लिया है? और क्या अब बाकी के 4 चरणों में इसी पर रण होगा? मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम आरक्षण तो मुद्दा थे ही। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद की एक रिपोर्ट ने हिंदू मुस्लिम राजनीति में नई बहस छेड़ दी। रिपोर्ट कहती है कि बीते 65 सालों में देश में हिंदुओं की आबादी 7.82% घट गई, जबकि मुसलमानों की आबादी 43.14% की बढ़ोतरी दर्ज करती है। रिपोर्ट के आंकड़ों ने पहले से गर्म माहौल को खौला दिया है। 167 देशों की स्टडी के बाद प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद ने ये निष्कर्ष दिया कि भारत में हिंदू घट रहे हैं, मुसलमान तेजी से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार हिंदुओं की संख्या 1950 से 2015 के बीच 84% से घटकर 78% रह गई है, जबकि मुसलमान 9.84 की जगह 14.9% बढ़ गए हैं, जो उनकी कुल जनसंख्या में 43.15% की बढ़ोतरी बताता है। जो पीएमईएसी ने ये कंपैरिजन किया है, ये कोई हिंदू मुसलमान कंपैरिजन नहीं, इसको पहले समझना चाहिए। उन्होंने दुनिया के 167 देशों में कैसे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी रिप्रोडक्शन कैसे करती है, यानी उनके जो महिलाएं हैं उनका फर्टिलिटी रेट क्या है, वो कैसे बढ़ रहे हैं। तो जहां जहां मुसलमान, चाहे वो मेजॉरिटी है या माइनॉरिटी है, दोनों में बढ़ रहा है। हिंदू जहां मेजॉरिटी है वहां भी घट रहा है, जहां माइनॉरिटी है वहां भी घट रहा है। ये बड़ा खतरा है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सोशल इशू है और इसको सरकार को उसी तरह से एड्रेस करना चाहिए। जो ये कहा जाता है कि भारत में मुसलमानों को बड़ा खतरा है, उनको दबाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उसको भी ये रिपोर्ट खारिज करती है। चौथे चरण के मतदान से पहले आई इस रिपोर्ट ने हिंदू मुस्लिम राजनीति के कई अध्याय एक साथ खोल दिए। जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा फिर गूंजने लगा। दुर्भाग्य की बात तो है 8% हिंदू घट गया और 40% मुस्लिम बढ़ गया हिंदुस्तान में। आम आदमी जानता है कि जहां जहां हिंदू घटा देश बटा, जब जब हिंदू घटा देश बटा, तो कम से कम हिंदू घटना नहीं चाहिए। इस देश की ये अपरिहार्य आवश्यकता है कि तत्काल प्रभाव से सरकार गठन होने के बाद इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। आप परसेंटेज पॉइंट बोल रहे, परसेंट क्यों नहीं बोलते भाई? परसेंट बोलिए ना। डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ जो मुसलमानों का गिरा है, बिल्कुल गिरा है, बोल रहा हूं मैं आपको। वो बता ही नहीं रहे उस बात को। अब जब तनकीद हो रही है तो बोल रहे नहीं, डेटा का ऐसा इस्तेमाल मत करिए। और ये बोलना कि मुसलमान सेफ हैं, भाई आप पॉपुलेशन के ऊपर बोल रहे हो। TFR रेट कितना गिरा है बताइए? सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाओं का TFR रेट गिरा है। भारत सरकार का डेटा है 2019 और 21 का, ये तो सेंसस का डेटा बोल रहे हैं, बिल्कुल बकवास है। जारी किए आंकड़ों के साथ सवाल संपूर्ण तस्वीर को लेकर भी उठ रहे हैं। मुद्दा घुसपैठियों और धर्मांतरण तक जा पहुंचा है। इस देश के अंदर हम दो हमारे दो का जो उद्घोष किया गया, लेकिन उसको हिंदुओं ने माना, मुसलमानों ने नहीं माना। चुनाव चल रहा है और ये चुनाव स्टंट्स हमारे प्रधानमंत्री जी मुसलसल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुसलसल इस कोशिश में है कि किस तरह से हिंदू मुसलमान की फीलिंग फैलाकर वोट को पोलराइज कर दिया जाए। चुनाव के बीचों बीच जारी किए गए आंकड़ों में विपक्ष टाइमिंग का सवाल उठा रहा है, तो बीजेपी की ओर से जनसंख्या जिहाद तक की बात होने लगी है। हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है
कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। मुल्क की आबादी देखिए, हिंदुओं की आबादी 80%, मुसलमानों की आबादी 14%। खुदारा मुझे बताइए ना, 80% लोगों को 14% लोगों से क्या खतरा हो सकता है? संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई एक मुद्दे के तौर पर चुनावों में चल ही रही थी, लेकिन घटती बढ़ती आबादी के आंकड़ों ने फिर से इस मुद्दे को नई हवा दे दी। वोट बैंक का सवाल भी इसमें है और विचारधारा का ख्याल भी। जब हम लोग समावेशी विकास की एक तरफ बात करते हैं तो फिर सब एक साथ आगे बढ़ें, ये भी जिम्मेदारी सबके ऊपर होनी चाहिए। ऐसे में अगर कोई ऐसी जानकारी सामने आई है तो उस पर अध्ययन होना चाहिए। जनसंख्या बढ़ाना घटाना अपना पर्सनल बातें है, इस पर इसको धर्म को लेकर के नहीं आगे चलना चाहिए। चौथे चरण से पहले आई आबादी रिपोर्ट को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर जमकर आक्रामक है और इसे नफरत की राजनीति से जोड़ रहा है। SC, ST, OBC की संख्या तो सिर्फ जनसंख्या के द्वारा बढ़ेगी, ये जनसंख्या तो जनसंख्या से भी बढ़ेगी, धर्मांतरण से भी बढ़ेगी, घुसपैठ से भी बढ़ेगी, और इन सब चीजों को ये इंडी गठबंधन वाले पैट्रोनेज देते हैं, संरक्षण देते हैं। इसलिए ये सवाल बहुत गंभीर है और इसकी सबसे पहली कैजुअलिटी रिजर्वेशन पे होने जा रही है। देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है। वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। अभी 4 चरणों की वोटिंग में 260 सीटों पर मतदान होना है। जनसंख्या असंतुलन और इसके साइड इफेक्ट्स पर ताजा बहस छिड़ चुकी है। लड़ाई एक वोट की है, हर मुद्दे की चोट असर डाली। 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में 17 करोड़ 22 लाख मुसलमान हैं, जो कि कुल आबादी का 14.2% है। सबसे अधिक मुसलमान जम्मू कश्मीर में रहते हैं। आबादी में इनकी हिस्सेदारी 68.31% है। दूसरे नंबर पर है असम, जहां 34.22% मुसलमान हैं। पश्चिम बंगाल में 27% मुसलमान हैं। केरल में 26.56% मुसलमान है। यूपी में 19.26% और बिहार में 16.87%। हम राज्यवार मुसलमानों को मिल रहे आरक्षण के बारे में भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस और विपक्ष पर हमलावर हैं कि तुष्टीकरण के लिए पिछड़ों का हक काटकर मुसलमानों को दिया जा रहा है, जबकि विपक्ष इस मामले में बीजेपी पर हमलावर है। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने वो काम कर दिया जो नरेंद्र मोदी चाहते थे, लेकिन यह भी सच है कि नरेंद्र मोदी के चाहने न चाहने से ज्यादा लालू प्रसाद यादव मुस्लिम तुष्टीकरण के चैंपियन हैं। लालू प्रसाद यादव तो मुसलमानों को लेकर ही पूरी राजनीति करते हैं। बिहार में उनको यह पता है कि उस राजनीति की वजह से वो अजेय हो गए थे। वो भाजपा और नीतीश कुमार की राजनीति में फंस गए और देश की जनता को वो बात हमेशा याद में रहेगी। आप सोचिए, चुनाव के बीच में तीसरे चरण का मतदान उस दिन चल रहा था। उनको डर है 2019 की तरह कहीं फिर से शून्य न रह जाएं। वो बड़ा खतरा है उनके लिए। अगर 2024 में भी शून्य रह गए, बिहार की किसी भी लोकसभा सीट पर उनका खाता नहीं खुला, तो राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति समाप्त हो जाएगी। लालू ने जल्द ही अपने बयान से यू टर्न ले लिया, लेकिन मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा और भड़क गया। मोदी जब तक जिंदा है, SC, ST, OBC में से आरक्षण का रत्ती भर भी हिस्सा
मैं किसी भी धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। देश को बताइए, आदिवासियों को बताइए, क्या आप सचमुच में आरक्षण को खत्म करना चाहते हो, हाँ या ना? और ये भी बताओ कि आप आरक्षण के लिमिट को 50% से ज्यादा करोगे, हाँ या ना? बीजेपी का तर्क है कि धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है, लेकिन विपक्ष मुस्लिम आरक्षण को संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत बता रहा है। ये केवल तुष्टीकरण की नीति पर चल करके अपने वोट बैंक को बचाए रखने की कवायद उनके द्वारा की जा रही है। ಚಿನ್ನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ 4% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ತಗಲಾಕಿತು. कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण कैसे दिया जा रहा है वो जान लेते हैं। कर्नाटक में कुल 883 जातियों और उपजातियों को ओबीसी में 32% आरक्षण मिलता है। 32% ओबीसी आरक्षण में से मुसलमानों को कैटेगरी 1 में 4, कैटेगरी 2A में 15 और कैटेगरी 2B में 4% आरक्षण दिया जा रहा है, यानी कुल मिलाकर 23% का आरक्षण मिल रहा है। इसी तरह देश के कई अन्य राज्यों में मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आंध्र प्रदेश में सरकार BCE श्रेणी में मुसलमानों को 4% आरक्षण दे रही है। पश्चिम बंगाल में कुल 179 जातियां ओबीसी में हैं। ये जातियां 2 कैटेगरी में हैं, A और B। A की 81 जातियों में 73 जातियां मुसलमानों की हैं, 8 जातियां हिंदुओं की। B कैटेगरी में 45 जातियां मुसलमानों की और 53 हिंदू ओबीसी की। इसी तरह A कैटेगरी में 91.5% मुसलमानों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जबकि हिंदू ओबीसी लाभार्थी 8.5% हैं। अन्य राज्यों में भी मुस्लिम आरक्षण को शामिल किया गया है। तमिलनाडु में 90% मुसलमान आरक्षण की श्रेणी में आते हैं। केरल में मुसलमानों को शिक्षा में 8% और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाता है। बिहार में 1970 से पिछड़ी जातियों के लिए कोटा है। बिहार में जिन मुसलमानों को पिछड़ा कहा गया है उनमें अंसारी, मंसूरी, इदरिसी, दफाली, धोबी, नालबंद जैसी जाति शामिल है। नौकरी और सरकारी योजनाओं में 3% कोटा का लाभ इन्हें मिलता है। अभी तो जो आरक्षण है वो बहुत विकृत स्वरूप में चला गया है। अभी जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 50% से बढ़ा देंगे, तमिलनाडु सरकार आगे ले गई, महाराष्ट्र में आंदोलन हो रहे हैं, जातियों में जातियां कह रही हैं हमको पिछड़ा बना दो। कमाल है, इस देश में एक विचित्र किस्म की राजनीति हुई। जातियां कह रही हैं कि हमको पिछड़ा बना दो जिससे कि हमको आरक्षण का लाभ मिले। हमारी सरकारों की नीतियों की कमी रही कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को हम एम्पावर कर पाते। हमने पिछड़ी जातियों के बड़े समूह को, उनकी समस्याओं को नहीं एड्रेस किया, उनको भी आरक्षण की आवश्यकता पड़ गई। मूल आधार भटक गया है और अब उसकी लड़ाई कहां जाकर रुकेगी इसको कोई नहीं जानता है। बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पे तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस बीजेपी पर संविधान खत्म करने के आरोप लगा रही है और इस तरह आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव में गर्मी भी बढ़ती जा रही है। पहली बार धर्म के आधार पर आरक्षण 1936 में दिया गया था त्रावणकोर कोचीन राज्य में, लेकिन आजाद भारत में इसे लेकर आज अलग विमर्श है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट ये भी बताती है कि कई देशों की बहुसंख्यक आबादी में जहां मुसलमान नागरिक हैं, वहां भारत की तुलना में उल्टा हो रहा है। जैसे बांग्लादेश में बहुसंख्यक नागरिक मुस्लिम हैं, इनकी आबादी में हिस्सेदारी 18% बढ़ी है, जबकि अल्पसंख्यक हिंदुओं की हिस्सेदारी बांग्लादेश में 66% तक कम हुई है। अब पाकिस्तान का हाल आपको दिखाते हैं। यहां भी बहुसंख्यक मुस्लिम हैं और उनकी आबादी में बढ़ोतरी दिख रही है। पाकिस्तान में बहुसंख्यक हनफी मुसलमानों की हिस्सेदारी 1950 से 2015 के बीच 3.75% बढ़ी है, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान में हिंदुओं की हिस्सेदारी 80% तक कम हुई है। आजादी के समय धर्म के नाम पर आबादी के आधार पर भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना। आबादी के असंतुलन को दूर करने का मुद्दा बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक लगातार उठाते आए हैं। संघ तो खासकर लगभग हर साल विजयदशमी के मौके पर होने वाले कार्यक्रम में इस मुद्दे पर मुखरता से बोलता आया है। इस जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए।
हम भुगते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। आबादी के असंतुलन की बात करते हुए जिन देशों की बात संघ प्रमुख ने विजयदशमी के कार्यक्रम में पहले कही, उसमें इंडोनेशिया, जहां हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग सबसे अधिक रहते थे, जनसंख्या असंतुलन के बाद मुस्लिम आबादी का दायरा ऐसा बढ़ा कि बाद में ये मुस्लिम देश बन गया। आज दुनिया में इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। बढ़ती आबादी का ही असर रहा, जिसकी वजह से कहा जाता है कि 1975 में पुर्तगाल से आजाद हुए पूर्वी तिमोर इंडोनेशिया के कब्जे में चला गया था। फिर एक लंबे संघर्ष के बाद पूर्वी तिमोर 2002 में स्वतंत्र देश बन गया। सूडान, जिसके उत्तरी हिस्से में मुस्लिम आबादी और दक्षिणी हिस्से में ईसाई आबादी रहती थी। आबादी के बढ़ते असंतुलन के साथ दोनों हिस्सों के बीच लंबा हिंसक संघर्ष चला, जिसकी वजह से 2011 में अफ्रीका के सबसे बड़े देश का विभाजन होकर दक्षिण सूडान अलग बना। 2008 में कोसोवो ने सर्बिया से आजाद होकर अलग देश के रूप में घोषणा की। इस अलगाव वाली आजादी की वजह रही कोसोवो के जातीय अल्बेनियाई अल्पसंख्यकों की अलग देश बनाने की लंबी मांग, जिसकी वजह से 9 साल तक सर्बिया की सेना और अल्पसंख्यक अलगाववादियों के बीच संघर्ष चला। अब जैसे ही प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद रिपोर्ट में हिंदुओं की हिस्सेदारी 65 साल के भीतर आबादी में घटने और मुस्लिमों की हिस्सेदारी बढ़ने की बात आई, फिर से सवाल उठा कि क्या आबादी का असंतुलन बड़ी चुनौती बन सकता है? देखिए, 80% वालों की आबादी का 8% नीचे आना और 20% वालों की आबादी का 44 की गति से ऊपर जाना, यह जिस देश का धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर विभाजन हुआ हो, उस देश के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। जहां मुस्लिमों की आबादी बढ़ी, वो इलाके मुस्लिम राष्ट्र बन गए, ये सत्य है। तो निश्चित तौर पर जब यहाँ पर मुसलमानों की आबादी बंटवारे के लायक संख्या में बदलेगी, तो कौन इनकार कर सकता है कि नहीं बंटवारा करेंगे फिर से वो। तो अब क्या चुनाव के बीच आई रिपोर्ट के आधार पर चुनाव के बाद वाकई कोई फैसला भी लिया जाएगा, जिसकी चिंता आरएसएस भी आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से लगातार जताता आया है। एक धर्म के तौर पर अगर हम मुसलमानों को देखें तो उसके भीतर भी कई जातियां आती हैं। उन जातियों में से कुछ ऐसी जातियां हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है पिछड़ी जातियों के अनुसार, और उस हिसाब से आरक्षण का प्रावधान है। पर इसके साथ ही सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है? दूसरा सवाल जो उठ खड़ा होता है वो ये कि अगर धर्म के भीतर, धर्म के अंतर्गत जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है, तो क्या वो धर्म आधारित आरक्षण कहा जा सकता है? बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं, उनको कमजोर किया गया है। भारी बहुमत लेने का, संविधान बदलने का ही उनका इरादा है। आप ये लूट होने देंगे? ये आपका आरक्षण लूट लेंगे? आप देखते रहेंगे? देश में आरक्षण की जातिगत व्यवस्था है। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करता, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 16(4) में दर्ज है कि राज्य जिन नागरिकों को पिछड़ा वर्ग मानता है उन्हें ओबीसी में शामिल कर आरक्षण का लाभ दे सकता है। इसी के चलते कई राज्य सरकारों ने मुस्लिम धर्म में जातियों के हवाले से आरक्षण दे रखा है। क्या किसी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण का दर्जा हमने छीना क्या? छीना क्या? नहीं छीना ना। तो हम गारंटी देते हैं अगले 5 सालों में भी आपके आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, आपके आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। चुनावों के मद्देनजर बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सत्ता में आने की सूरत में ओबीसी आरक्षण में से हिस्सा काटकर मुसलमानों को देना चाहती है, और इसी आरोप के साथ प्रधानमंत्री मोदी पूरी कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं।
मैं सरदार साहब की भूमि से शाही परिवार के शाहजादों को चुनौती देता हूं। मैं सरदार साहब की भूमि से पूरी कांग्रेस को और उनके चट्टे बट्टों को चुनौती देता हूं। मैं उनकी पूरी इकोसिस्टम को चुनौती देता हूं। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बहस चली है और कई बार लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव को कम्युनल कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की बात करके, और वो कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण क्यों दें। तो अगर हम मानवीय आधार पर देखें तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन कई ऐतिहासिक संदर्भ है। उसका एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक संदर्भ है कि संविधान सभा की जब बहस हो रही थी, बाकायदा संविधान सभा में हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं, संविधान निर्माता हैं, उन्होंने इस पर बहुत लंबी चर्चा की है। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, उनको यह कहा गया कि उनकी हैंड होल्डिंग की जरूरत है। मुस्लिम इस देश में रूलर के तौर पर आए, आक्रांता के तौर पर आए, उनका इस तरह का कोई समाज नहीं था। दूसरा, अगर उनके भीतर भी पिछड़ा वर्ग है तो वो सरकार की नीतियों के जरिए दुरुस्त करने की जरूरत थी। अब वहां पर अगर आप मुस्लिम को आरक्षण देंगे, क्रिश्चियन को आरक्षण देंगे, किसी और को देंगे, तो मतांतरण का क्या होगा? कोई हिंदू से मुसलमान बन जाता है, कहते हैं कि उसको, वो दलित था, उसको इस जाति में बड़ा सताया गया इसलिए वो मुसलमान बन गया। अब ये दोनों चीजें कैसे चल सकती? भारत की आजादी के बाद संविधान सभा में चली लंबी बहस और चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया था कि आरक्षण से धर्म को बिल्कुल अलग रखा जाएगा, क्योंकि उसके पहले चुनाव की निर्वाचन व्यवस्था में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था। संविधान लागू हुआ तो अल्पसंख्यकों को आरक्षण व्यवस्था से बाहर रखा गया। दशकों की राजनीति में संविधान कई बार संशोधित किया गया, कई बार आरक्षण पर बहस और चर्चाएं हुई। आरक्षण के मुद्दे पर सरकारें बनी और बिगड़ी भी। मौजूदा चुनाव में संविधान को केंद्र में रखकर धर्म, जाति और लोकतंत्र तीनों पर निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी में शामिल हुई निर्दलीय सांसद नवनीत राणा जब हैदराबाद की पार्टी कैंडिडेट माधवी लता के लिए प्रचार करने पहुंची तो अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट पुलिस को हटाने के बयान पर 15 सेकंड की चुनौती दी आई। हालांकि बाद में 15 सेकंड को वोट डालने के समय से जोड़कर माधवी लता ने स्पष्टीकरण दिया। वैसे एक दिलचस्प जानकारी ये भी है कि इंडिया स्पेंड की 2004 से 2016 तक की चुनावी बयानों के आधार पर की गई एक पड़ताल के अनुसार सामान्य प्रत्याशी के मुकाबले भड़काऊ बयान देने वाले नेता 3 गुना ज्यादा सफल रहते हैं। जो 15 मिनट की चुटकी कहकर कहते हैं कि 15 मिनट को पुलिस को हटा दीजिए, तो वो तब क्या करने वाले थे? औरतों के मंगलसूत्र छीनने का काम ही तो कर रहे थे वो। 11 साल पहले असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह बयान दिया था। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो कहकर धर्म के आधार पर अपनी ताकत दिखाने वाले अकबरुद्दीन को अब 2024 में उन्हीं के हैदराबाद में आकर नवनीत राणा ने 15 सेकंड वाली चुनौती दी। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। ऐसे में हैदराबाद में जहां असदुद्दीन ओवैसी ही जीतते आ रहे हैं, क्या उनके सामने इस बार खड़ी माधवी लता की जीत के लिए दोनों तरफ से भड़काने वाली कोशिश की जा रही है? जहां 15 मिनट के मुकाबले 15 सेकंड पुलिस हटाने की बात आई तो सीनियर ओवैसी अलग स्तर पर बयानबाजी ले गए। बिल्कुल, मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। ओवैसी हैदराबाद में लगातार जीतते आ रहे हैं। जीत ही नहीं रहे बल्कि जीत का अंतर भी दोगुना होता जा रहा है। तब ओवैसी के सामने खड़ी
माधवी लता का साथ देने अमरावती से नवनीत राणा पहुंची। माधवी लता को शेर बताया। हमारी माधवी लता जो वहां पर कंटेस्ट कर रही है, एक शेरनी के रूप में अपने विचारों को लेकर वो हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर लड़ाई कर रही है कि परंपरा से परंपरा, ना ही उन्होंने उनके समाज का कोई भला किया है, ना ही उनके लिए उनके प्रति उनकी कोई भावना है। तो अब एक तरफ माधवी लता और नवनीत राणा, दूसरी तरफ ओवैसी भाईजान, जिनकी तकरीरें होती हैदराबाद में है, लेकिन विवादों की गूंज लंबी जाती है। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। मोदी अगर जीतता है तो उसने अपने आप को एक बड़ा लीडर बना दिया, हिंदू हृदय सम्राट कहकर। हैदराबाद की 7 में से 6 विधानसभा ओवैसी की पार्टी के ही कब्जे में, जहां एक छत्र सियासी राज करते ओवैसी ब्रदर्स के खिलाफ 15 सेकंड वाली चुनौती नवनीत राणा ने दी, तो माधवी लता ने 15 सेकंड का मतलब संयम से समझाया। हम लोग रजाकार के नहीं हैं, हम MIM के वारिस नहीं हैं, हम किसी को डराते नहीं है, धमकाते नहीं है, हम चुटकी मारकर 15 मिनट के पुलिस हटाने के बात नहीं कहते हैं। हम बस यही कहते हैं, हम औरत हैं, हम स्त्री का रूप धारण किए हैं। कोई भी हो हमारे स्त्री एक मात्र स्वरूप होती है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि भैया 15 मिनट क्यों, एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो। हैदराबाद के बयानों के रास्ते आहट बाकी इलाकों में सुनाई देने लगी। लंबे समय से एक धारणा है कि मुस्लिम समाज एक साथ एक मुश्त एक वोट बैंक की तरह वोट करता है। क्या आज भी ये एक सच्चाई है? और देश की कितनी सीटों पर कितना प्रभाव है इस वोट बैंक का? चुनाव आते ही ये सवाल उठने लगते हैं कि मुसलमान किसे वोट करते हैं, मुसलमानों की वोटिंग के मुद्दे क्या होते हैं, क्या मुसलमान एकजुट होकर वोट करते हैं? इस बार भी चुनाव आते ही मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति फिर मुद्दा है। उत्तर प्रदेशे नाकि संख्यालघुदेर भोट दिते देওয়ায় বাধা দেওয়া হচ্ছে। ভোট দিতে গেছে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে রাখা হয়েছে রোদ্দুরের মধ্যে। জাস্ট নাও আমি ইনফরমেশন রিসিভ করলাম, কিন্তু আপনারা কি ভাবেন ইলেকশন কমিশন কোনো ব্যবস্থা নেবে? একেবারে না। মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট মোদি কোড অফ কন্ডাক্টে পরিণত হয়েছে। पिछले 10 साल में अगर मुस्लिम वोटर्स का पैटर्न देखा जाए तो साल 2019 में मुस्लिम वोटर बहुल 92 सीटों पर एनडीए को 45 सीटों पर जीत मिली थी और यूपीए को 18। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 41 सीटें हासिल हुई थी, यूपीए को मिली थी 15। ये वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों की मौजूदगी 20% से अधिक है। अब अगर बीजेपी के साथ मुस्लिम वोटर्स की स्थिति को समझने की कोशिश की जाए तो मुस्लिम आबादी का वोटिंग पैटर्न इस तरह दिखता है। 2014 में बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिले थे, कांग्रेस को 38%। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फिर 8% ही मुस्लिम मतदाताओं ने वोट किया, कांग्रेस को 33% मुस्लिम वोट प्राप्त हुए। मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा क्षेत्रीय पार्टियों के पास गया। ये न केवल नौकरी खत्म करना चाहते हैं बल्कि आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी बड़ी साजिश है। तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के दो ध्रुवों के बीच इस बार का चुनावी माहौल गर्म है।